अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने सेल के बारे में डिस्कस किया था और अभी फिर हम थोड़ा बहुत सेल का जो इनिशियल इंट्रोडक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और आज हम सेल के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो व्हाट इज़ सेल? सेल के बारे में हमने क्या कहा था कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कि सेल एक ऐसी इकाई है जिससे हमारी लाइफ की बुनियाद बनी है। ठीक है। So cell is structural, functional, biological unit of an organism. Cell are the basic building blocks। कि जो cells हैं हमारे पास वो हमारे basic building blocks होते हैं जिससे एक पूरा organism बना होता है। ठीक है। हमने जैसे बताया हमें कि cells मिलकर tissues बनाते हैं, tissues मिलकर जो है वो organ बनाते हैं, organ मिलता है तो organ system बनता है और different organ system मिलकर एक पूरी human body को तश्कील देते हैं। ठीक है। So इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो cell है हमारे पास वो एक बेस है। ठीक है। वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है जिससे हमारी पूरी बॉडी जो है वो क्या होती है, बनी होती है। ठीक है। और जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है। ये बहुत छोटे होते हैं, दीज आर वेरी स्मॉल, हम इनको देख नहीं सकते। ठीक है। लेकिन हमारी पूरी बॉडी इससे मिलकर बनी होती है और हमारे जो सेल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना होता है। इसमें साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है। और इसको 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। एक स्लाइस ऑफ कॉर्क उसने ली थी वहाँ से, एक उसने कॉर्क की छोटी सी स्लाइस ली, उसको उसने ऑब्ज़र्व किया अंडर द माइक्रोस्कोप और यहाँ पर उसने देखा कि कुछ एम्प्टी रूम्स हैं। ठीक है। और इसी को उसने सेल्स का नाम दे दिया था। ठीक है। सो ये जो फर्स्ट डिस्कवरी हुई थी ये रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है। तो हमें इतना पता चल गया। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर फॉर द बॉडी। ठीक है। ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड से न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, कन्वर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी के अंदर। ठीक है। और डिफरेंट फंक्शंस को ये कैरी आउट करते हैं। और सेल आल्सो कंटेन द बॉडी हेरिडिटी मटेरियल एंड कैन मेक कॉपीज ऑफ देम सेल्फ। ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली कॉपीज़ बन रही होती हैं, इनके अंदर हेरिडिटी मटेरियल्स होते हैं, एक से दो, दो से चार। ठीक है। सेल्स हैव मैनी पार्ट्स ईच विद अ डिफरेंट फंक्शन। अब सेल के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इनकी ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं जिनके डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं और हर एक अपना फंक्शन जो है वो निभा रहा होता है। ठीक है। अब ऑर्गेनिज्म जो है ना वो दो तरह के होते हैं। मतलब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द सेल, तो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं सेल की बुनियाद पर। एक होते हैं यूनिसेलुलर और एक होते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है। सबसे पहले बात करें अगर हम यूनिसेलुलर की, तो यूनिसेलुलर ऐसे सेल्स होते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल और इसी सेल से इनके तमाम के तमाम प्रोसेसेस कैरी आउट हो रहे होते हैं, चाहे वो ब्रीदिंग हो, चाहे वो मूवमेंट हो, चाहे वो डाइजेशन हो। जिसमें एग्जांपल के तौर पर हमारे पास एमोबा आ जाता है, पैरामीशियम आ जाता है। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंपली बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। और हर सेल का अपना एक फंक्शन होता है, जैसे हमारे मसल सेल्स हैं, हमारे नर्व सेल्स हैं, हमारे ब्लड सेल्स हैं। ठीक है। हर एक अपना एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है। और एग्जांपल के तौर पर ह्यूमंस आर मल्टी सेलुलर, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब क्या होते हैं हमारे पास मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। जैसे अगर हम बात करें हमारा ब्लड सेल है। ठीक है। ह्यूमन बीइंग में ब्लड सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, मसल सेल्स होते हैं। अब ये सारे सेल जो हैं अब डिफरेंट जगहों पर हमारे डिफरेंट सेल्स मौजूद होते हैं, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी जो है उसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। ठीक है। और हर सेल का अपना एक स्पेशलाइज प्रॉपर फंक्शन होता है। ठीक है। और उसी से एक पूरी बॉडी जो है हमारे पास मिलकर बनी होती है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स की। तो पहला करेक्टरिस्टिक्स तो हमें पता है कि सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, यानी कि हम इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, हम अपनी आंख से इसको नहीं देख सकते। और जो सबसे पहला जो सेल डिस्कवर हुआ था उसको भी रॉबर्ट हुक जो था उसने अंडर द माइक्रोस्कोप देखा था। ठीक है। तो सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक। ऑल सेल्स हैव सम बेसिक स्ट्रक्चर। हर सेल का अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है।
सेल्स आर सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन। सेल के अराउंड एक सेल मेम्ब्रेन होती है, उसकी एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन मौजूद होती है जो कि सेल को प्रोटेक्ट कर रही होती है। एंड सेल के पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सेल के पास साइटोप्लाज्म होता है यानी कि ऐसा फ्लूइड जिस पे डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, और इसके पास अपना एक न्यूक्लियस होता है जो तमाम के तमाम सेलुलर एक्टिविटीज़ को, हमारे सेल को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेलुलर ऑर्गेनेलीज की। उससे पहले हम देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है अराउंड दी सेल। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, थिन फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग। ये थिन होती है, पतली सी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, ये आउटर कवरिंग होती है जो कि हमारे सेल के अराउंड होती है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है, कंट्रोल्स व्हाट इंटर एंड एग्जिस्ट द सेल। ये एक सिलेक्टिव बैरियर है, ये एज अ बैरियर वर्क कर रहा है कि ये उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं सब्सटेंसेस को अलाउ करती है जो कि ज़रूरी हैं, और कोई भी ऐसा इन्वेडर है, फॉरेन इन्वेडर, वो अगर सेल के अंदर इंटर करने की कोशिश करेगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको इंटर नहीं करने देगा। ठीक है, सो ये कंट्रोल करती है कि सेल के अंदर क्या चीज़ जानी चाहिए और क्या नहीं, और उसके अलावा ये प्रोटेक्टिव बैरियर है, प्रोटेक्ट भी कर रही होती है फॉरेन इन्वेडर के साथ, और ये हमारे सेल को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है, और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर से मिलकर बनी होती है, और इसमें फैट के मॉलिक्यूल होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है और साथ प्रोटीन्स भी होते हैं, और ये सेमी परमिएबल होती है यानी कि ये अलाउ करती है सब्सटेंस को कि इसमें से पास होना। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर कहा जाए अगर हम सादा अल्फाज में, तो एक सिक्योरिटी गेट बिल्डिंग का, जिसके अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड जो है वो वही अलाउ करता है कि किस पर्सन को बिल्डिंग में जाना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये एक सेल है, इसके अराउंड ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, जैसे जिसको हम स्किन ऑफ फॉर अ सेल कह देते हैं। ठीक है, जो प्रोटेक्ट कर रही होती है। अब यही सेल मेम्ब्रेन होती है, कोई भी फॉरेन इन्वेडर आ रहा है उसको बचाती है, और कोई चीज़ जो कि ज़रूरी है सेल के लिए उसको ये अंदर जाने देती है। इसलिए सेमी परमिएबल होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल यानी कि सिलेक्टिव सब्सटेंस को ये इंटर करवाती है। अब ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये जो देख सकते हैं ये फॉस्फोलिपिड होते हैं। ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको फॉस्फेट का हेड कहते हैं, और नीचे वाला फैटी एसिड की टेल है। अब जो ऊपर वाला हेड है वो हाइड्रोफिलिक होता है यानी कि वाटर लविंग है, एंड जो टेल वाला रीजन है वो हाइड्रोफोबिक होता है यानी कि वाटर फीरिंग, ठीक है, वाला एरिया आ जाता है। अब ये फॉस्फोलिपिड की बाइल लेयर यानी कि दो लेयर के दरमियान सैंडविच हुआ होता है इसका जो टेल रीजन है। ठीक है, बाई मीन्स टू, दो लेयर्स हैं फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर। अब ऊपर है, ऊपर वाला एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वाटर लविंग है, मिड वाला इन्वायरमेंट वाटर फीरिंग है, और जो यहाँ वाला है सेल के अंदर करके वो भी वाटर लविंग है। ठीक है, सो बीच वाला जो हिस्सा है जो कि वाटर फीरिंग है वो प्रोटेक्ट है, और इसका जो हेड रीजन है वो बाहर की तरफ है। ठीक है, और ये सेमी परमिएबल है, यही अलाउ करता है कि सब्सटेंस कौन सा इंटर करना। अगर बहुत छोटा सब्सटेंस होगा तो वो इजीली इंटर कर जाएगा, कोई बड़ा सब्सटेंस होगा, बड़ा चार्ज होगा तो इसको इंटर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। अब इसमें कोलेस्ट्रॉल की भी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल भी इसकी जो शेप है, जो इसका जो सेल का जो ये जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है इसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। ठीक है, उसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पर प्रोटीन्स भी मौजूद होते हैं। अब प्रोटीन्स का काम क्या होता है कि ये हेल्प करता है, अलाउ करता है सब्सटेंस को कि वो अंदर हमारी सेल की तरफ क्या कर जाएँ, इंटर कर जाएँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट्स भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स का क्या काम है, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो सेल आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करवा रहा होता है, यानी कि ये सेल मतलब ये ब्लड सेल है, ये नर्व सेल है, मतलब जो सेल की आइडेंटिफिकेशन है कि ये कौन सा सेल है उसमें कौन हेल्प करवा रहा होता है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। और ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर मिलके एक पूरा हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहे होते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म बेसिकली एक फ्लूइड होता है, जेली लाइक फ्लूइड होता है, जिसमें जितनी भी हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनेलीज होती हैं वो फ्लोट कर रही होती हैं। ठीक है, सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म, अ जेली लाइक फ्लूइड दैट फिल्स द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन। कि ये
फ्लूइड होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान जितनी भी स्पेस है उसको फिल कर रहा होता है। अब इसके अंदर कंपोनेंट्स कौन से होंगे? 70% ऑफ वाटर, सॉल्ट्स एंड प्रोटीन, और जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं, सेलुलर ऑर्गेनेलीज है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं वो सब इसमें क्या कर रही होती हैं? फ्लोट कर रही होती हैं। ठीक है, अब हम इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है? ये क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड स्पेस फॉर ऑर्गेनेलीज टू परफॉर्म फंक्शन, कि जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं उनको इतनी इनफ स्पेस प्रोवाइड कर रहा होता है कि वो इजीली अपने जितने भी फंक्शन है उसको परफॉर्म कर सकें। और जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं सारे के सारे यहीं पर हो रहे होते हैं। जैसे लाइक द फ्लोर ऑफ अ फैक्ट्री वेयर ऑल मशीन्स ऑर्गेनेलीज आर इंस्टॉल्ड। मतलब इसके एग्जांपल के तौर पर ये समझ लो कि ये वो फ़र्श है उस फैक्ट्री का जहाँ पर तमाम की तमाम मशीन्स अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। ठीक है, सो साइटोप्लाज्म इज़ द फ्लूइड जहाँ पर ऑर्गेनेलीज फ्लोट कर रही होती हैं और वहीं पर जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं वो अपना एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियस की। ठीक है, जो कि हमारे सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। सो डेफिनेशन क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। ये हमारे सेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये जितनी भी हमारे सेल के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उसको कंट्रोल करता है। अब पार्ट्स की बात कर लेते हैं। तो इसका पार्ट सबसे पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि डबल लेयर होती है अराउंड द न्यूक्लियस, और इसके पास पोर्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं मूवमेंट ऑफ मटेरियल को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसके पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, सो जो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। तीसरा जो पार्ट है वो है क्रोमैटिन या क्रोमोसोम। अब क्रोमैटिन सिंगल स्ट्रैंड होता है क्रोमोसोम, फिर डबल स्ट्रैंड मिलके क्रोमोसोम बन जाता है। तो मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन कंटेन जीन्स, ये डीएनए से बनता है और प्रोटीन से, जिसके अंदर जीन्स मौजूद होते हैं। और जीन्स में क्या होती है? इंस्ट्रक्शंस होती हैं प्रोटीन्स बनाने के लिए। एंड इनका जो फोर्थ पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियोलस, द डार्क स्पॉट इनसाइड द न्यूक्लियस। और ये एक डार्क स्पॉट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस जहाँ पर राइबोसोम बन रहे होते हैं। और हमें पता है राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में किरदार अदा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है। ठीक है, क्योंकि ये क्या बना रहा होता है? एनर्जी बना रहा होता है, एटीपी बना रहा होता है फूड से। ठीक है, कि इसका अपना एक डीएनए है लाइक अ पावर जनरेटर, यानी कि अपनी पावर से ये क्या बना रहा होता है? एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, और नेक्स्ट बात कर लेते हैं राइबोसोम की। तो राइबोसोम के बारे में हमें पता है राइबोसोम जो है न्यूक्लियोलस से बनते हैं और ये हेल्प करते हैं किसमें? प्रोटीन को बनाने में। इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, और ये स्मॉल डॉट्स इन द साइटोप्लाज्म और ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेक प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड लाइक मशीन्स दैट बिल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या बना रहे होते हैं? अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बना रहे होते हैं। जैसे हमारे पास एक प्रोडक्ट डालेंगे तो एक हमारे पास मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट मिलके एक प्रोडक्ट बनता है, इसी तरह ये अमाइनो एसिड से मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, सो राइबोसोम का क्या काम होता है? प्रोटीन्स को बनाना। नेक्स्ट है हमारे पास गोल्जी बॉडीज़। तो ये स्टैक्स होते हैं फ्लैट मेम्ब्रेन के और इनका काम होता है कि ये पैकेजिंग करते हैं किसकी? प्रोटीन्स की, और ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटीन्स और लिपिड की। ठीक है, लाइक अ पैकेजिंग एंड डिलीवरी डिपार्टमेंट, के ये पैकेजिंग कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं प्रोटीन्स को और लिपिड्स को। ठीक है, अब प्रोटीन्स जो हैं वो बन रहे हैं, बना रहा है राइबोसोम। ठीक है, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे मौजूद है। जबकि जो नॉन प्रोटीन जो सब्सटेंस बना रहा है वो बनाता है कौन? हमारे पास हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और ये लिपिड्स की ट्रांसपोर्ट कौन करवा रहा है? गोल्जी बॉडीज़। लिपिड्स और प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है? गोल्जी बॉडीज़। ठीक है, हम बात कर लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि कवर्ड हुआ होता है। इसकी आउटर सरफेस पे क्या मौजूद होता है? राइबोसोम, जो जिसकी वजह से इसकी अपीयरेंस रफ होती है। और ये क्या काम बना रहा होता है? प्रोटीन बना रहा होता है। और ये कहाँ पर भेजता है? गोल्जी अपरेटस पे की तरफ। और गोल्जी अपरेटस का क्या काम है? ये पैकेजिंग करता है और ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन्स को। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो नेक्स्ट होते हैं हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कोई भी राइबोसोम नहीं होता और ये हेल्प कर रहे होते हैं जितने भी नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस हैं उनको बनाने में।
जिसमें स्टेरॉइड्स आ जाते हैं, हार्मोन्स आ जाते हैं और लिपिड्स आ जाते हैं, ठीक है। और ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। सो ये है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी हमने 2 टाइप्स पढ़ी, रफ़ एंड स्मूथ। रफ़ की ऊपर जो है वो राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इस वजह से उसकी रफ़ अपीयरेंस होती है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं होता, और ये हेल्प कर रहा होता है नॉन प्रोटीन सब्सटेंस बनाने में, जैसे लिपिड्स, हार्मोन्स, स्टेरॉइड्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लाइजोसोम्स की। तो लाइजोसोम्स को हम क्लीनर्स ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। ये क्लीन करते हैं सेल को। स्मॉल सैक लाइक ऑर्गेनेली दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, ये स्मॉल सैक लाइक जो है हमारे पास ऑर्गेनेलीज होती हैं जो जिनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ब्रेक डाउन ओल्ड एंड डैमेज्ड ऑर्गेनेली, जो भी ऑर्गेनेली डैमेज हो गई है या ओल्ड हो गई है उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, जितना भी वेस्ट मटेरियल है, और फॉरेन इन्वेडर जैसे बैक्टीरिया जो कि एनिमल सेल के अंदर इंटर कर जाते हैं, और ये हमारे पास रिसाइकलिंग में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। लाइक अ रिसाइकलिंग और गार्बेज सेंटर इन द सेल, ठीक है। आल्सो कॉल्ड द सुसाइड बैग्स बिकॉज दे कैन डाइजेस्ट द होल सेल इफ़ नीडेड। मतलब अगर कोई ऐसा सेल है जिसके अंदर फॉरेन इन्वेडर्स ने हमला कर दिया है और वो सेल को उस हद तक लेके जा चुके हैं कि अब वो सेल हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं रहा, तो ये उसी सेल को इनगल्फ कर लेते हैं ताकि ह्यूमन बॉडी उस सेल से क्या हो सके, प्रोटेक्ट हो सके, ठीक है। तो लास्ट में हम इनको 1 लाइन के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन की सबसे पहले, तो सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल एंट्री एग्जिट ऑफ द मटेरियल, ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। सेल वॉल जो होती है, जो कि प्लांट की सेल वॉल है, ये सपोर्ट करती है और स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है सेल, प्लांट की सेल वॉल की, सेल की। उसके बाद साइटोप्लाज्म जो है ऑर्गेनेलीज को होल्ड करके रखता है, ठीक है। साइट ऑफ रिएक्शन, न्यूक्लियस जो है वो तमाम की तमाम एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, होल्ड करता है, डीएनए इसके पास होता है। उसके बाद न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम बनाता है न्यूक्लियस के अंदर, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन बना रहा है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो लिपिड बना रहा है, ठीक है। और इसकी ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प कर रहे हैं गोल्जी अपरेटस तक, ठीक है। और गोल्जी बॉडीज़ जो हैं वो मॉडिफाई कर रहे होते हैं, पैक कर रहे होते हैं प्रोटीन्स को और लिपिड्स को, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी की प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा होता है। अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होता है, वो जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा होता है। वैक्यूल्स जो है वो स्टोरेज ऑफ वाटर में वेस्ट या न्यूट्रिएंट्स में हेल्प कर रहा होता है। उसके बाद लाइसोसोम जो है वो समझ लें वो डाइजेस्ट कर रहा होता है जितने भी इन्वेडर्स हैं या सेल को, अगर जो सेल्स के अंदर अगर फॉरेन सब्सटेंसेस आ रहे हैं, मतलब सेल को प्रोटेक्ट करता है। और सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं जो सेल डिवीजन होती है एनिमल सेल के अंदर, चाहे माइटोसिस हो, मियोसिस हो, इस प्रोसेस को ये कंट्रोल कर रहे होते हैं कौन, सेंट्रियोल्स, ठीक है। सो ये था हमारे पास सेल। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।